नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालने का। सबसे पहले बात करेंगे कुदरत के कहर की। अगस्त में आसमान से आफत बरस रही है। कुदरत का कहर ऐसा कि पहाड़ों से लेकर के मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। गंगा, यमुना समेत तमाम नदियां उफान पर, पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। मैदानी इलाकों में गांव जो है वो डूब गए हैं। और अब आपको दिखाएंगे कि कैसे अगस्त में कुदरत की मार लोगों पर भी पड़ रही है। और ऐसे में दूसरी खबर का फिर उसके बाद हम रुख करेंगे, जिसमें बात होगी जम्मू कश्मीर में जारी एंटी टेरर ऑपरेशन की। घाटी में सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। पिछले 4 दिन में 7 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। कुलगाम के पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो सेना का ऑपरेशन जारी है और अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 1 घायल बताए जा रहे हैं। इसमें इलाके में आतंकियों के घिरे होने की भी और जानकारी जो है वो मिल रही है। ऐसे में तीसरी खबर का उसके बाद हम रुख करेंगे। यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ फुल एक्शन में है। पिछले 1 महीने में 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए। आज एक बार फिर आगरा और बांदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शातिर अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी पुलिस बदमाशों की कमर तोड़ रही है। चौथी खबर का फिर हम उसके बाद रुख करेंगे, जिसमें हम बात दिल्ली के करेंगे। दिल्ली से लेकर के देखिए बिहार तक में वोटर लिस्ट को लेकर के संग्राम जारी है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में नया ड्राफ्ट जारी किया, जिसको लेकर के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि उनका नाम तो इस लिस्ट से गायब है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इस मामले पर दिल्ली से लेकर के पटना तक आरोपों की राजनीति जारी है। और चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगस्त में किस तरह से देखिए कुदरत का कहर जारी है उसको बताएं आपको कि हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फट गया है। मंडी लेह मार्ग पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से बीआरओ के कैंप में मलबा घुस गया। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन मुस्तैद, मलबा हटाने का काम जारी। बादल फटने से बीआरओ के कैंप में ये मलबा घुसा है। लेह मनाली नेशनल हाईवे के ऊपर से बहने लगा पूरा सैलाब। लाहौल घाटी में बादल फटने से लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ कैंप में मलबा घुसा और फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षित रहने की अपील की है। लोगों से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको अपनाने की, फॉलो करने की अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से। तकरीबन ये 50 मीटर का है, 2 मीटर हाइट है। इसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स भी आए हैं, तो बीआरओ की टीम लगी हुई है इसे हटाने में। अभी हमने दोनों तरफ से हम मशीनें लगा रहे हैं यहाँ पे, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द खुल जाए और सभी लोग सेफ हैं यहाँ पे, कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है। और इस बीच भदोही में भी देखिए लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के करीब गंगा का जलस्तर, और ऐसे में सड़कों, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाके खाली करा दिए हैं। भदोही में उफनती गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल पास पहुंच गया है और फसलें बर्बाद होने लगी है। किनारे के लोग और जो घर है, मकान है, आश्रम है, इन सब में देखिए तो बाढ़ का पानी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 81.20 मीटर के करीब पहुंच गया है। पिछले 48 घंटों का अगर हम जिक्र कर ले तो ऐसे में नदी का जलस्तर देखिए तेजी के साथ बढ़ता भी चला जा रहा है। हर घंटे जलस्तर में 3 से 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर से जिले के कोनिया इलाके के तटवासी दहशत में आ गए हैं। प्रशासन बाढ़ और इसको लेकर के अलर्ट जो है उसने जारी कर दिया है। 22 बाढ़ चौकियां जो है वो वहां पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया। राहत शिविर स्थापित कर निगरानी भी रखी जा रही है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर का भी हम रुख कर लेते हैं, जहां पर देखिए झमाझम बारिश का दौर जारी है। बदला है मौसम, भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें पानी से लबालब है, आवाजाही प्रभावित है। दिल्ली में 5 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका है, तो 5 अगस्त तक कोई राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं मिलने वाली। जिस तरह से बारिश झमाझम उसका दौर जारी है। मौसम जरूर बदला है,
मौसम में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक परिवर्तन, गर्मी से राहत, उमस भरी गर्मी से राहत, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक परेशानी सड़कों पर गाड़ियों को देखना पड़ रहा है या लोगों को आवाजाही में इसका सामना करना पड़ रहा है। लबालब पानी से जो है वो सड़कें भरी हुई। और वहीं राजस्थान में भी बारिश का मार, और बारिश के बाद 2 मकान जमींदोज हो गए हैं। आसपास के मकान खाली करा लिए गए हैं। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। राजस्थान के बीकानेर में बारिश के बाद 2 मकान 30 फीट गहरे गड्ढे में धंस गए। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन बाकी जो आसपास के 7 मकान हैं उनको खाली करा लिया है। जानकारी के मुताबिक मकान के नीचे की जो जमीन है वो खोखली थी। घटना के बाद असुरक्षित मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। पीड़ित मकान मालिक ने रोते हुए ये बताया कि वो अपने बच्चों के साथ मकान के आगे वाले हिस्से में थे और अचानक से पीछे से एक तेज आवाज जो है वो सुनाई देती है और जब मुड़ करके देखा जाता है तो मकान के पीछे का जो हिस्सा है वो पूरा जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि घर में रखा हुआ सारा सामान, गहने, सब कुछ जमींदोज हो गए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है राजस्थान के बीकानेर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर नीचे की ज़मीन जो है जिसके ऊपर में ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, घर जो है वो बनाए गए हैं, वो नीचे से पूरी तरह से खोखली। और इसके बाद ये बारिश का जो दौर जारी है इसमें मिट्टी धंस जाती है, ये मकानें जो है वो जमींदोज। लेकिन बड़ा सवाल यही कि प्रशासन इसके पहले क्यों नहीं जागता, क्यों इस तरह से जो खतरे की घंटी एक बजती हुई दिखाई देती है, उस वक्त में ही प्रशासन अगर जाग जाता तो शायद इस तरह से ये हादसा नहीं हुआ होता। लेकिन राहत वाली ये खबर ये है कि किसी भी तरह के जनहानि के नुकसान की जानकारी नहीं है। और ये देखिए किस तरह का ये दृश्य है जिसमें पिछला हिस्सा जो है इस मकान का वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। मकान में रखा हुआ सारा सामान, गहने, कैश, सब कुछ जो है वो जमींदोज हो गए। राहत वाली बात, कोई जनहानि नहीं, लेकिन 7 और ऐसे मकानों को चिन्हित कर लिया गया है जिसके नीचे की जमीन जो है वो खोखली है। अब सवाल ये भी कि प्रशासन क्या इस हादसे के बाद ही जागेगा या फिर इसी तरह की और भी जो है एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी कि पहले हमें नहीं जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रमन सैनी का। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, हम लगातार देखिए देश के हर एक राज्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं। राजस्थान से तो भयावह एक तस्वीर सामने आ गई। प्रशासन नींद से जागने को ही तैयार नहीं। प्रशासन की तरफ से ना तो नालों की सफाई, सीवरेज की सफाई का कार्य जारी होता है, क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं किस तरह से लबालब सड़कें जो है वो पानी से भरी हुई। वहीं देखिए जमीन खोखली, उसके ऊपर में घर, ये घर भी जमींदोज। बीकानेर से ऐसी तस्वीर है। इसके अलावा हमने देखे आपको अलग अलग और राज्यों की भी तस्वीर दिखाई, दिल्ली एनसीआर की भी तस्वीर दिखाई। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो अलग अलग म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स की तरफ से रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए इस बार जो मानसून होगा वो मतलब जो सामान्य होगा उससे ज़्यादा मानसून जो है उसका अंदेशा जताया गया था। जिस तरीके से 125% से ज़्यादा बारिश की संभावना जो है वो पहाड़ी इलाकों में और मैदानी राज्यों में जो है वो होने की संभावना सीधे तौर पर जताई थी। इसके बावजूद अगर जो मैदानी इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां पर अगर नालों की सफाई नहीं होती है तो निश्चित रूप में तेज बारिश के वक्त जो सड़कें होंगी वो तालाब और नदियों में जो है वो तब्दील होती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके की तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो जरूर हुई है। पहाड़ी इलाकों में तो चलो पानी होता है, वो पहाड़ की ढलान की वजह से नीचे निकल जाता है, लेकिन मैदानी इलाकों में नदी का पानी हो या फिर बारिश का पानी हो, अगर एक बार शहर में घुस जाए तो उसका निकलने के लिए जो एक रास्ता होता है वो नाला और नालियां ही होती हैं। लेकिन अगर वो नाले और नालियां ही पूरी तरीके से चौक होंगी तो पानी फिर घरों के अंदर घुसेगा, सड़कों पर रुकेगा। जिस तरीके से राजस्थान की बीकानेर की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी यही हालात जो है वो बने हुए थे। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके जो है, दिल्ली में भी कई बार ऐसे देखा गया है तेज बारिश हो तो वहां पर भी सड़कें जो है वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप में जो एहतियातन कदम पहले से उठाने चाहिए थे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स को, बिल्कुल वो नहीं उठाए जाते हैं। बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो है वो शिमला से आ रही है।
है, जहां पर देखिए भूस्खलन से ये बड़ा हादसा हो गया है। सड़क से फिसल कर खाई में गिरा बुलडोजर, 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा बुलडोजर चालक की हालत गंभीर। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये बड़ी खबर आ रही है शिमला से, जहां पर देखिए लगातार बारिश की वजह से जो है पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। वहां पर भूस्खलन वाली तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए जैसे ही भूस्खलन यहां पर होता है सड़क से फिसल करके, ये देखिए ये है आपका बुलडोजर और वो किस तरह से एक खिलौने के तरह जो है वो नीचे खाई के अंदर में गिर जाता है। ये 300 मीटर की गहरी खाई है जिसमें ये बुलडोजर जो है वो जाकर के गिरता है। बुलडोजर चालक की हालत गंभीर है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी अभी पहाड़ी इलाकों में जाना, वहां के रास्तों से गुजरना अपने जान को खतरे में डालने जैसा है, क्योंकि भूस्खलन के बाद देखिए ये बुलडोजर नीचे 300 फीट की गहरी खाई में जो है वो गिर जाता है। चालक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रमन का रुख करेंगे। रमन, देखिए हम शिमला की तस्वीर, यानी पहाड़ी इलाकों में अभी जाना जो है वो कहीं ना कहीं घातक है। रास्तों से भी गुजरने की जरूरत है, इसलिए एडवाइजरी भी देखिए प्रशासन की तरफ से ये जारी किया जा रहा है कि कम से कम कोशिश यही करें, आवश्यकता नहीं तो घर से ना निकले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में मानसून का कहर बरप रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में भी मुसीबत जो है वो बेहद ज़्यादा है, क्योंकि चाहे उत्तर भारत की जो 3 बड़े पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हम उत्तराखंड की बात करें, तीनों ही जगहों पर कमावेश एक जैसी स्थिति नजर आ रही है। जैसे हम अभी शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बुलडोजर जो है वो 300 फीट गहरी खाई में गिर गया है। इसी तरीके से कई और जगह पर तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। जम्मू में भी पिछले दिनों जब भारी बारिश हुई थी तो किश्तवाड़ में एक जेसीबी मशीन जो है वो गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो रियासी का इलाका है वहां पर पहाड़ दरकने से एक गाड़ी, बोलेरो गाड़ी जो है उसकी चपेट में आ जाती है और उसमें एक एसडीएम समेत उनके बेटे की जो है वो मौत हो जाती है। 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। लद्दाख में हमने देखा कि पहाड़ दरकने की वजह से भारतीय सेना के एक ऑफिसर समेत एक जवान की जो है वो मौत हो जाती है। 3 ऑफिसर जो है वो जख्मी हो जाते हैं। तो लगातार जिस तरीके से भारी बारिश का दौर पूरे पहाड़ी इलाकों में चल रहा है, ऐसे में बहुत जल्दी से रमन, अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त तक चलनी थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले सप्ताह भारी बारिश हुई, उसके चलते जो पहलगांव और बालटाल दोनों ही यात्रा मार्ग हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार लैंडस्लाइड जो है वहां पर देखने को मिल रहे हैं, मड स्लाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए 3 तारीख यानी कि आज से बाबा अमरनाथ की यात्रा को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। यानी कि 9 तारीख तक जो यात्रा चलनी थी उसे मौसम की मार को देखते हुए 3 अगस्त को ही जो है वो खत्म कर दिया गया है। करीबन 4,10,000 श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी के अभी तक दर्शन कर चुके हैं। तो ये अभी भी मौसम की मार जो है वो आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक और बिल्कुल, इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे अहम है और ये बड़ा फैसला लिया गया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए यूपी के बांदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑटो रिक्शा में महिला के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों से पुलिस ने तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के पैर में जो है वो गोली लगी है। एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों कलुआ और मनोज यादव तथा अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस तथा एक सीएनजी ऑटो बरामद किया गया है। पिता ने बताया कि उसमें ऑटो रिक्शा में एक कलुआ नाम का व्यक्ति था और उस ऑटो रिक्शा से 1-2 बार वो अपने गांव लौट चुकी है। इसके अलावा उसने मालिका ने जो रूट बताया और उसमें जो ऑटो रिक्शा में जो नंबर था वो बताया। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा इस सारे प्रकरण में हर स्तर से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की वोटर लिस्ट की करेंगे, जिसको लेकर के सियासी संग्राम देखे जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उनके हाथ में चुनाव आयोग का ड्राफ्ट था। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। हालांकि आयोग ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और तेजस्वी यादव के जितने भी आरोप थे उन सब पर जवाब दिया। इस बीच राहुल का एटम बम वाला बयान भी चुनावी फिजा में अब तैरने लगा है।
राजनाथ सिंह ने इसके ऊपर में पलटवार किया। तेजस्वी ने नई वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। हालांकि जो वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उससे आसानी से यह समझा जा सकता है कि कहां और किस पार्टी को फायदा और नुकसान होने जा रहा है। ऐसे में देखिए, ड्राफ्ट पर अगर गौर किया जाए तो ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी बिहार का कौन सा जिला एसआईआर में एक्टिव रहा। आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आरोप लगाया और फिर किस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा। और वहीं देखिए कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी का वोटर लिस्ट से जुड़ा एटम बम वाला बयान भी सुर्खियों में है। इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल को चुनौती दे डाली है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। और सीधे अपने संवाददाता आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी, एक तरफ से राजनाथ सिंह कह रहे हैं जो एटम बम है उसका परीक्षण तो आप कर ही लीजिए और बहुत तत्परता के साथ तुरंत प्रभाव से करिए। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी गंभीर आरोप कि मेरा ही नाम नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। इन तमाम चीजों को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया और किस तरह की अब राजनीति बिहार के अंदर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल किरण, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को लेकर बड़े सवाल खड़े किए कि चुनाव लिस्ट तो जारी हुई है, वोटर लिस्ट, लेकिन उसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष का नाम ही शामिल नहीं है, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ चुका है। तेजस्वी यादव को तुरंत बेबुनियाद चुनाव आयोग ने ठहरा दिया। तुरंत चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से डेटा जारी किया जिसमें तेजस्वी यादव का जो क्रमांक संख्या 416 था उसमें उनकी पूरी जानकारी वोटिंग लिस्ट की नजर आई। इसके बाद अब जो सत्ता पक्ष है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है और पूछ रहा है कि आखिर किस आधार पे जो है इतने तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर चुनाव आयोग की बात कर ले तो चुनाव आयोग भी इन एक महीने के दौरान, जब से एसआईआर बिहार में शुरू हुआ है, तब से वक्त पर चुनाव आयोग ने विपक्षों के सवालों को जवाब दिया है और ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है और किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रही है। तो ऐसे में जहां आपको बता दें कि तेजस्वी ने एपिक नंबर बदलने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच में चुनाव आयोग के मुताबिक 10 महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, जो आज सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि तेजस्वी यादव ने वर्ष 2020 में अपने नामांकन पत्र के हलफनामे एपिक संख्या RA20456228 वाले निर्वाचक नामावली का उपयोग किया था। बिल्कुल ऐसी 10 बातें हैं जिसको यहाँ पर रखा गया है। इन सब पे हम विस्तार से और चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।